नमस्कार सभी को प्यारे बच्चों। चलिए, हम अपनी बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस प्रकार से 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 1950 तक संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। विशेष विशेष व्यक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में जो काम दिया जाता है वो अपने अपने क्षेत्र में बखूबी काम करते हैं और एक मजबूत संविधान भारत के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसमें आज हम खड़े हुए हैं। आज हम अपने हक की बात कर सकते हैं। अगर हक की बात नहीं मिलती है तो हमारे किसी भी हक का वायलेंस होता है, किसी भी अधिकार का वायलेंस होता है, तो हम पहले छोटे स्तर पर आर्टिकल 226 यानी कि 226 हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर फिर भी वायलेंस होता है, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो हम आर्टिकल 32 कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आज हर एक प्रत्येक भारतीय नागरिक को इतना अधिकार है, इतना स्वतंत्र है कि वो अपनी बात को छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक मनाने की हिम्मत रखता है, और वो हिम्मत उसको दी है किसने? केवल भारतीय संविधान ने। तो आज हम उसी भारतीय संविधान की बात को आगे बढ़ाते हुए करते हैं कि कितने विषय में उसको बांटा गया है, कैसे कैसे कौन से आर्टिकल कहां तक रखे गए हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी किस किस देश से क्या क्या चीजें उठाई गई हैं, इसीलिए उसको उधार की पोटली भी कहा जाता है। मजबूत बनाने के लिए सभी जगह से अलग अलग चीजों को जोड़ना पड़ता है, अलग अलग बात लेकर इकट्ठी करनी पड़ती है, तभी तो हम अपने आप को मजबूत करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं आज की, हम बात करेंगे, हम फिर से अपनी बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है संविधान के भाग। संविधान के भाग। हम सभी जानते हैं कि संविधान में जब संविधान लागू हुआ था 22 भाग थे, आज भी 22 ही भाग हैं अगर सही मायने की बात करी जाए, लेकिन उसमें कुछ भाग जोड़ दिए गए हैं जिससे उनकी संख्या कुछ ज्यादा हो गई है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पहला यानी कि भाग 1। कौन सा? भाग 1। भाग 1 की बात करते हैं, और भाग 1 कहता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यहां पर जो ये शब्द लगा है उसका, इसको विशेष ध्यान देने वाली बात है। पहला परिवार का मुखिया होता है और उस मुखिया का परिवार होता है। कहते हैं कि मुखिया और उसके बेटे, ठीक है। इसी प्रकार से उसका जो लगा हुआ है, इसका मतलब है संघ, केंद्र और उसके अपने बच्चे यानी कि राज्य। हम जानते हैं कि वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी जिनको बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से प्रावधान होते रहते हैं, जैसे पहले 29 हो गए थे, फिर 28 हो गए हैं, बीच में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, 2 को जोड़ दिया गया है, फिर से 2 को जोड़ दिया गया है। अब कितने हो गए हैं? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे तेलंगाना को अलग किया गया, फिर उसके बाद विलय किया गया 370 का, जम्मू कश्मीर का। तो उस प्रकार से संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और ये आता है, यहां पर हम आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल आता है 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4, ठीक है, क्लियर। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसको यहां पर हम आगे देखेंगे किस प्रकार से क्या चीजें होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं भाग 2 की। भाग 2 के अंदर आती है बच्चों नागरिकता। क्या आती है? नागरिकता। हम सभी जानते हैं कि भारत में नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अभी पिछली क्लास में मैंने बात की थी। एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रत्येक व्यक्ति को कैसी नागरिकता है? एक नागरिकता है। अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग है, केंद्र की नागरिकता अलग है। यहां पर ऐसी नहीं है, ठीक है। यहां पर अगर कोई कुछ भी ऐसी बात करता है तो वो अपनी नागरिकता को खो भी सकता है। अगर देश के खिलाफ किसी भी प्रकार की बात करता है या अगर किसी दूसरे देश में जाना चाहता है तो भी नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी अपने ही, लेकिन उसका कुछ समय होता है। वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे 1 by 1 करके, जब आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए नागरिकता का प्रावधान कौन से भाग में है? तो भाग 2। अब आर्टिकल की बात करते हैं, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान। कहां तक है? 5 से लेकर 11 तक किसका प्रावधान? नागरिकता का। आगे हम बात कर रहे हैं भाग 3।
भाग 3 में बच्चों दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। क्या दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, जिनको कहा गया है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए हैं? सबसे पहला प्रश्न बनता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। ये मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे प्रत्येक भारतीय के ऐसे अधिकार हैं जो अपनी आवाज को वो कहीं भी किसी भी पायदान पर रख सकता है। पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6 है। अलग अलग आर्टिकल में इनका प्रावधान किया गया है। जैसे हम बात करें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका प्रावधान है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। उसमें हम जानेंगे बोलने से लेकर चलने फिरने हर चीज की व्यवस्था की गई है। ठीक है, हमको बोलने का अधिकार है, हमको जानने का अधिकार है, सरकार क्या कार्य कर रही है, सारी चीजें। लेकिन बहुत व्यक्ति हैं कि जानते नहीं हैं, लेकिन संविधान के अनुसार वो सारे अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की बात, मौलिक अधिकार की बात चल रही है, मौलिक कर्तव्य लिखा गया है यहां पर। ये क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है बच्चों? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार सबसे पहले कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की थी। ठीक है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है कि बताइए मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने की, सर्वप्रथम किसने की? तो किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? प्रश्न बनता है, बताइए, जवाब दीजिए। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब आगे कर चलते हैं हम भाग, हम 5-5 के भाग के पेयर में पढ़ेंगे इसको। अभी हमारा भाग 4 हुआ है, हम 5-5 के भाग के पेयर में याद करने में हमको आसानी रहेगी। ठीक है, भाग 5-4 बताइए। भाग 4 में आते हैं हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर कह लीजिए तत्व। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। कहां तक? नीति निर्देशक तक। सभी जानते हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, जो किसी भी राज्य को ये कहते हैं कि वो उस अपने राज्य विशेष के अंदर जो लोग रहते हैं उनको एक ऐसा राज्य प्रदान करे जो उनके लिए सबसे सेपरेट और सबसे अच्छा हो। एक अच्छे राज्य का निर्माण करे उनके लिए। अच्छे राज्य का निर्माण किस प्रकार से होगा? जब उस राज्य के व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, जिन सुविधाएं की उनको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि विशेष सुविधाओं का मतलब है कि कुछ भी उनको दिया जाए। मान लीजिए गरीबी है तो गरीबी का उन्मूलन करने के लिए रोजगार दिए जाए, बीमारी है तो उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। ठीक है, यातायात के साधन दुरुस्त किए जाएं, शिक्षा, अगर शिक्षा में पिछड़ा हुआ है तो बेहतरीन उसको शिक्षा दी जाए। ये सब किसका कार्य है? नीति निर्देशक सिद्धांत का। इसमें 39 आर्टिकल में बहुत सारी चीजें भी जोड़ दी गई हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति न्याय चाहता है और न्याय की दृष्टि से अगर वो गरीब है, उसके पास में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने के लिए पैसा भी नहीं है, तो भी उसका प्रावधान कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का रोजगार देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि महिला है तो उसको महिला के आधार पर कम पैसा दिया जाएगा, पुरुष है तो पुरुष के आधार पर उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ताकि किसी भी प्रकार की ऊंच नीच भेदभाव आपस में पैदा ना हो। तो ये किसमें कहा गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत में। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल हैं? 36 से लेके 51 तक। क्लियर हो गया? अब आता है भाग 5। भाग 5 में आता है बच्चों मौलिक कर्तव्य। क्या आता है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल चलता है 51A। वर्तमान में पहले इनकी संख्या 10 थी। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी पहले? 10। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है प्यारे बच्चों? 11। ठीक है, भारतीय तिरंगे की इज्जत करना, साफ सफाई रखना, देश का सम्मान करना, भाईचारे बंधुत्व की व्यवस्था रखना, ये सारी क्या है? मौलिक ड्यूटीज। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वो भारत का सम्मान करे, भारत के तिरंगे का सम्मान करे, भारतीय विरासतों का सम्मान करे, पर्यावरण को दुरुस्त रखे,
और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी किसी भी देश की छवि को खराब करने के लिए ना करे। ये किसमें कहा गया है? मौलिक कर्तव्य में। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी, लेकिन इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 और 3 में ये पारित हो गया था। इसमें उन्होंने कहा कि इसमें एक चीज और जोड़ दी जाए कि अगर मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है तो उसके बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया जाए, ताकि वो भविष्य में अगर ज्यादा भी ना पढ़ पाए तो इतना वो जरूर पढ़ ले कि वो देश की व्यवस्था को समझ सके, अपनी बात को रख सके, अपने आप का परिचय दे सके। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, और अगर 14 वर्ष तक का बच्चा सही से पढ़ लेता है तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, भारत की व्यवस्था को समझना और चीजों को समझने में सक्षम हो जाता है। इतना प्रावधान भारतीय सरकार ने किया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। वर्तमान में कितनी संख्या हो गई है? 11 हो गई है। इनको जोड़ा गया है 51 में। अब यहां पर देखिएगा, ये भाग 4A में ही है। क्या है? 4A में, 5 नहीं है भाग। ठीक है, ये भाग 4A में है, तो इसीलिए भाग यहां पर ज्यादा हो गए हैं। दोबारा से मैं बात करता हूं, हमने पहले पढ़ा भाग 1, इसमें किसकी व्यवस्था है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता की व्यवस्था। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत, और भाग 4.1 में मौलिक कर्तव्य। अब हम पढ़ते हैं भाग 5। कौन सा भाग 5 बच्चों? संघ। संघ का मतलब होता है केंद्र, और केंद्र की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। कहां तक? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। विधायिका, कार्यपालिका, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति, किसमें है सबका प्रावधान? संघ के अंदर। हम जानते हैं कि संघ मतलब केंद्र, केंद्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, संसद, संसद के तीनों अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखता है जुडिशियरी पावर 124। वो भी सब किसके अंदर है? संघ के अंदर है। तो संघ के अंदर आ गया 152 से लेके 151 तक। ठीक है, 52 से ही है, 52 से लेके 151 तक। 5 भागों में हमने डिवाइड किया, 5-5 भागों के पेयर में हम इसको पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आपने उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। अगला भाग है भाग 6। कौन सा भाग है? भाग 6। और भाग 6 बताइए क्या कहता है? अगला भाग कौन सा है बताओ जरा? भाग 6। और भाग 6 कहता है राज्य के बारे में। आता है हमारा भाग 6, और भाग 6 के अंदर प्रावधान किया गया है राज्य का, क्योंकि हमने पिछले में देखा भाग 5 में किसका प्रावधान है? संघ का। और यहां पर है आर्टिकल, बताइए जरा, 152 से लेकर 237 तक। कहां तक प्रावधान है? 152 से लेकर 237 तक राज्य का प्रावधान है। अब इसमें उसमें केंद्र के बारे में बताया गया है, और इसमें किसके बारे में बताया गया है? राज्य के बारे में, कि राज्य के मुख्य कर्तव्य क्या है, राज्य किस प्रकार से अपनी व्यवस्था को लागू करेगा। अब हम बात करते हैं, देखो प्यारे बच्चों, भाग 7 की। और भाग 7 यहां पर विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें आती है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें होता है 7वां संविधान संशोधन। इसमें कौन सा संविधान संशोधन होता है? 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया कि बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1956 को। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। आर्टिकल आता है 238 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 238 के। भाग 7 में प्रथम अनुसूची का प्रावधान किया गया है। भूमि सुधार से संबंधित प्रथम अनुसूची है।
ठीक है, प्रथम अनुसूची का प्रावधान किया गया है किसमें? भाग 7 में। अब हम पढ़ते हैं, देखिए भाग 8। भाग 8 में जैसा कि हमने पहले वाले भाग में पढ़ा था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो भाग 8 में देखेंगे हम संघ और क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें उसका नहीं कहा गया है, संघ कहा गया है और राज्य क्षेत्र कहा गया है, अलग अलग व्यक्ति हैं। उसका अगर लग जाता तो उसका संबंध उससे बन जाता कि पिता और उसका बेटा, लेकिन अगर पिता और बेटा कहा गया है तो ये नहीं कह सकते कि हम वो उसी का बेटा हो सकता है। तो इस तरह का प्रावधान कहा गया है। वैसे राज्य तो सब केंद्र के ही हैं, ठीक है। इसका प्रावधान किया गया है भाग 8 के 239 से लेकर 242 तक आर्टिकल में, ठीक है। 239 से लेकर 242 तक कौन सा किसमें किया गया है? भाग 8, संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र पहले वाले भाग में है, इसमें केवल संघ और राज्य क्षेत्र है। अब हम आगे पढ़ते हैं और आते हैं भाग 9 पर, और भाग 9 में हम सभी जानते हैं कि किसका प्रावधान किया गया है, बताइए जरा। पंचायत का प्रावधान किया गया है, और पंचायत आती है 243 में। किसमें आती है? 243 में, ठीक है। क्लियर है यहां तक? पंचायत का प्रावधान किसमें है? 243 में, भाग 9 में। भाग 9 में, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि पंचायतों की विशेष आवश्यकता थी। भाग 10, भाग 10 में बात कर रहे हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इसका प्रावधान 244 आर्टिकल में, बहुत बड़ा आर्टिकल है, 244 आर्टिकल में है। कैसे लेकर बहुत लंबे कई सारे आर्टिकल हैं जिनका प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। 5 आर्टिकल हमने पहले वाले उसमें पढ़े, 5 भाग हम इसमें पढ़ रहे हैं, 5 के पेयर में पढ़ रहे हैं ताकि आसानी हो याद करने में। चलिए, भाग 6 में हमने राज्य के बारे में बात की जिसका प्रावधान है 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 में हमने प्रथम अनुसूची, 7वां संविधान संशोधन 1956, प्रथम अनुसूची के 6 वर्ग के राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। वो जब हम विशेष रूप से पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। डिटेल बताने का तो समय है नहीं है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ। हम जानते हैं कि उस समय कितने राज्य थे, किस प्रकार से सुविधाएं थी। 238 में उसका प्रावधान दिया गया है। भाग 8 में कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र, 239 से लेकर 42 तक उसका प्रावधान है। भाग 9 में पंचायतों का विशेष प्रावधान किया गया है, और जानते हैं हम कि 243 में उसका प्रावधान है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए पंचायतों का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है। एक ही आर्टिकल है 243, यानी कि 243। भाग 10 में क्या है बताइए जरा। अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र प्रावधान किया गया है जिसका आर्टिकल है 244, बहुत बड़ा आर्टिकल है। एक ए से करके कैसे करके कै खे गए इस तरीके से बहुत सारे प्रावधान इसके अंदर विषय को डाला गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाग 11, और भाग 11 है राज्य, संघ और राज्य के बीच संबंध। तो भाग आता है कौन सा? 11, संघ और राज्य के बीच संबंध। आर्टिकल है इसका देखिए 245 से लेकर 263 तक। यहां पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहा गया है भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ केंद्र, राज्य उसके अपने राज्य, उनके बीच किस प्रकार का संबंध हो सकता है? उनके बीच आपसी विवाद हो सकता है, आपसी किसी भी विधेयक को लेकर कोई भी नाराजगी हो सकती है। हम जानते हैं कि एक नदी का उद्गम एक राज्य से होता है और वो दूसरे राज्य में बहकर जाती है। हम जानते हैं कि कई नदियों में ऐसे विवाद चल रहे हैं, जैसे कि नीचे की तरफ कई सारे राज्य हैं उनमें विवाद चला हुआ है। कावेरी नदी जल विवाद, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों में विवाद रहता है। तो इस तरह के राज्य के अंदर 2 राज्यों के अगर विवाद होते हैं तो उनको कौन निपटाएगा? केंद्र निपटाएगा। इसीलिए केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार के संबंध दर्शाए गए हैं कौन से भाग में? भाग 11 में।
245 से लेकर 263, अगर किसी भी राज्य के बीच में आपसी नदी और बंटवारे और जल को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो समस्या आर्टिकल 262 के अंतर्गत देखी जाती है, जो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ गए? नदियों को लेकर जैसे कावेरी जल नदी विवाद, ठीक है, बहुत सारे विवाद हैं ऐसे, तिस्ता जल नदी विवाद, हालांकि वो दूसरे देश से है। अब हम बात करते हैं भाग 12, और भाग 12 में है वित्तीय संपत्ति से संबंध। वित्त एवं संपत्ति सुविधाएं, संपत्ति सुविधाएं, वित्त एवं संपत्ति सुविधाएं 264 से लेकर 300 के ए तक। अब देखिए इसमें वित्त एवं संपत्ति की बात आई है। किसकी बात आई है? संपत्ति की। हम सभी जानते हैं 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, हमने पढ़ा था भाग 3 में, लेकिन 7वें प्रकार का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया, जिसको कहा जाता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया और उसको जोड़ दिया गया किसमें? 300 के ए में। 31 में आता था वो, तो इसीलिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वित्त एवं संपत्ति सुविधाएं, विशेषताएं, प्रावधान, संपत्ति की बात चल रही है, इसीलिए 300 ए में उसको जोड़ा गया है, क्योंकि राज्य यानी कि वित्त और संपत्ति से संबंधित प्रावधान है। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम पढ़ते हैं भाग 13, और भाग 13 में है राज्य के अंदर, राज्य के अंदर व्यापार या वाणिज्य व्यवस्थाएं, वाणिज्य व्यवस्थाएं। इसका आर्टिकल है 301 से लेकर 307 तक। ठीक है, राज्य के अंदर जितने भी व्यापार से संबंधित सुविधाएं हैं, जिस भी प्रकार से व्यापारिक गतिविधियों को देखा जाएगा, एक राज्य दूसरे राज्य को व्यापार, ट्रेडिंग, सारी चीजें, आपसी जल आंतरिक संबंध भी हैं, जैसे इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक पहला राजमार्ग घोषित किया गया है गंगा नदी में। ठीक है, ये बहुत विशेष प्रश्न पूछा जाता है कि पहला राजमार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग पहला कौन सा है? हम सभी जानते हैं सड़क मार्ग तो होते हैं, लेकिन जल मार्ग के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है, ये सारी चीजों का प्रावधान व्यापार से संबंधित किस में रखा गया है? भाग 13 में रखा गया है, जिसका आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है। अब हम पढ़ते हैं भाग बच्चों भाग 14, और इसमें कहा गया है क्या? संघ और राज्य के बीच सेवाएं 308 से लेकर 323 तक। हम सभी जानते हैं संघ और राज्य के बीच सेवाएं किस प्रकार की? लोक सेवाएं, सारी तरह की सेवाएं, यानी कि किसी भी प्रकार के कोई वरिष्ठ एग्जाम, सारी चीजें वो किसके अंदर रखा गया है? प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग। किसी के अंदर है? इसी के अंदर आता है। सबसे उच्च क्या माना जाता है? संघ लोक सेवा आयोग को सबसे उच्च कमीशन माना जाता है, एक तरह का एग्जाम कराने वाला, भारत सरकार का सबसे बड़ी क्वालिटी के एग्जाम कराता है, उच्च स्तर के एग्जाम कराता है। भाग 15 हो गया। अब आ जाओ भाग 14 हो गया, और भाग 15 में आता है बच्चों निर्वाचन। क्या आता है? निर्वाचन। और निर्वाचन का प्रावधान है 324 से लेकर 329 तक। कितने तक? 324 से 329 तक। निर्वाचन हम सभी जानते हैं, निर्वाचन किस प्रकार से चुनाव की सारी गतिविधियां, बहुत बड़ा स्तर पर चुनाव होता है भारत में अलग अलग प्रकार से, तो वो सारी सुविधाएं किस में रखी गई हैं? भाग 15 में रखी गई है। देखिए 5 प्रकार से याद कर रहे हैं, पहला 5 हुआ और 5 किया हो गया, कितने? 15 हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे और भाग 16 की बात करते हैं। तो भाग 16, निर्वाचन के बाद भाग 16 आता है क्या? हाँ, भाग 16 आता है कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान हमने कौन से आर्टिकल पर छोड़ा था? 330 से लेकर 342। 330 से लेकर 342 तक प्रावधान किसमें है प्यारे बच्चों? भाग 16 में है, और 5 के भाग में ही पढ़ेंगे। अब आता है भाग 17,
और हम सभी जानते हैं कि भाग 17 में है राजभाषा। किसका संबंध? राजभाषा का। राजभाषा को 4 अध्यायों में बांटा गया है। सबसे पहले केंद्र की भाषा, उसके बाद राज्य की भाषा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, और उसके बाद राष्ट्रपति के अंतर्गत भाषा। ठीक है, 4 प्रकार से भाषा को बांटा गया है। पहले केंद्र की लैंग्वेज ऑफ यूनियन होगा, उसके बाद क्या होगा? राज्य की भाषा होगी। ठीक है, उसके बाद किस प्रकार की भाषा होगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच की भाषा होगी। उसके बाद राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी क्षेत्र के लिए, विशेष क्षेत्र के लिए भाषा का प्रावधान कर सकता है। माध्यमिक स्तर पर बच्चों को हिंदी भाषा कह सकता है कि हाँ हिंदी में पढ़ाया जाए माध्यमिक स्तर पर, मातृभाषा में। ठीक है, तो राजभाषा का प्रावधान किया गया है 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, 351 तक राजभाषा हो गया हमारा। राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, यानी कि जो उपयोग में की जाती है, जिसको हम उपयोग करते हैं, कार्यालयों में उपयोग होती है, सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, सब जगह, उसी को राज मतलब शासन, शासन की भाषा। अब आता है भाग 18, और हम सभी जानते हैं कि भाग 18 में है आपातकाल। क्या है? आपातकाल व्यवस्था, और ये है 352 से लेकर 360 तक। 352 से लेकर राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये सारी सुविधाएं किसमें है? भाग 18 में। अब आता है प्यारे बच्चों कौन सा? भाग 19, और भाग 19 में है प्रकरण बोल दीजिए इसको, और इसी के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजपत्रित अधिकारी कह सकते हैं, राजपत्रित या संसद। यानी कि इसके अंदर कुछ मुख्य प्रावधान किए गए हैं, और यह है 361 से लेकर 367 तक। ठीक है, 367 तक। अब आता है हमारा भाग 20, और भाग 20 को हम देखते हैं किस प्रकार से? संविधान संशोधन के आधार पर। संविधान संशोधन का प्रावधान हम जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 3 और 4 में भी संविधान साधारण संशोधन किए जाते हैं, जैसा कि संशोधन करके किसी भी राज्य का नाम बदल दिया जा सकता है, किसी भी राज्य को दूसरा राज्य बनाया जा सकता है, 2 का 1 या 1 से अधिक। जैसा कि हम जानते हैं 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनाया गया, साधारण सा संशोधन हो गया। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो साधारण संशोधन कर सकता है, लेकिन अगर कहीं पर विशेष संशोधन की अगर बात आ जाए तो राष्ट्रपति किसी ऐसे विशेष मुद्दे पर राय लेने के लिए बाधक हो जाता है। किसका? हालांकि बाधक नहीं होता है, लेकिन परामर्श ले सकता है। वो किसका? सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। ऐसा पहली बार 1959 में हुआ, जब बेरुवाड़ी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के साथ में एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर विवाद आया, जिसमें कहा गया कि जो बेरुवाड़ी गांव है उस पर किसका हक है? उस पर पूर्वी पाकिस्तान का हक है। 1959 की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया कि अगर संविधान में संशोधन किया जाएगा तो राष्ट्रपति 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकता है। और उक्त क्षेत्र को किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया, जो आज हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से है। 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश को उसका नया नाम मिला था। भाग 20 हो गए। हमने 4-4, 5-5 के पेयर में इसको पढ़ा। अब हम बात करते हैं भाग 21 और भाग 22। भाग 21 बताइए कब से कब तक है? आर्टिकल भाग 21 को ऐसे ही देख लीजिए, आर्टिकल 359 से लेकर 359 से 392, और भाग 22 को कर लीजिए, क्योंकि ये पूछे तो जाते नहीं है। 393 से 395 क्लियर हो गया। यहां तक हमारे पूरे भाग कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, हमने 5-5 के पेयर में सारे भाग पढ़े, और हम बात कर रहे हैं भाग 21 और 22। मुख्य भाग इसमें कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले पहला भाग इतना मुख्य है क्योंकि उसमें शुरुआत की गई है। दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा नीति निर्देशक तत्व, और चौथा मौलिक कर्तव्य। 5वां संघ, 6ठा राज्य, और 7वां हम जानते हैं पहली अनुसूची, और 7वां संविधान संशोधन 1956। 8वां संघ और राज्य, 9वां पंचायत। हम ये सारे किसमें हैं? ये सारे विशेष हैं, इनको ध्यान देना है, पढ़ना है। चलिए,
अब हम बात कर रहे हैं, हमने भाग कंप्लीट कर लिए हैं, अगली क्लास में हम अनुसूची क्लियर करते हैं। और अनुसूची पहले 8 थी और वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची है। बहुत ही साधारण से शब्दों में कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है उनको याद करेंगे, उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।